दबंगों की दबंगई से हिला पूरा बिहार। नवादा में दलितों के 80 घर जलाए। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। निशाने पर मोदी नीतीश सरकार। ब्लास्ट दर ब्लास्ट से परेशान लेबनान। अब वॉकी टॉकी और सोलर पैनल विस्फोट। 32 लोगों की मौत, 4500 हुए घायल। दहशत में लेबनान नए संकट से बढ़ी परेशानी। भारत बड़े चुनावी बदलाव की ओर अग्रसर। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी। प्रस्ताव का 32 दलों ने किया समर्थन। 15 ने किया विरोध तो 15 रहे खामोश। सलमान खान के पिता को मिली धमकी। बुर्के में आई महिला ने दी धमकी। कहा लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान घटी ये घटना। भारत की मर्जी के खिलाफ काम करेगा रूस। पाकिस्तान के लिए रूस करेगा ये काम। इशारों में कही ये बात। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं नंदिनी आपका स्वागत करती हूं प्रथम खबर हिंदी खबर में। आइए बढ़ते खबरों की ओर। बिहार में एक बार फिर जात पात आधारित अत्याचार और अन्याय शुरू हो गया है, जो 80 और 90 दशक की यादों को ताजा कर रहा है। बीते बुधवार की शाम दबंगों ने नवादा जिले के महादलित टोले में आग लगा दी, जिसमें 80 से ज्यादा घर जल गए। इस घटना से जहां पर पूरे देश के दलितों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पटना से दिल्ली तक जमकर सियासत हो रही है। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम पर देखते एक सनसनीखेज रिपोर्ट। फिर दहशत में बिहार। चरमराई नीतीश की कानून व्यवस्था। फिर दबंगों ने दलितों को उजाड़ा। दिल्ली से पटना तक सियासत तेज। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलितों के घरों को फूंक दिया है। गांव वालों का दावा है कि फायरिंग के बाद करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि 21 घर ही आग में जले हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां विपक्ष बिहार में जंगल राज बता रहा है, वही सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि समाज की समरसता को बिगाड़ने की साजिश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नवादा महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई। गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन है। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र है और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। नवादा की घटना पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी ने इस घटना की तुलना महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज से की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज नवादा दलितों के 100 घरों से अधिक घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेफिक्र और एनडीए के सहयोगी दल बेखबर है। गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में दलितों के घर जलाए जा रहे हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ठीक कहा है, महाराक्षस राज आ गया है।
दलित भाइयों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार जिस तरह से जल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बोलना चाहिए। बताते चले कि मामला नवादा के मुफसिल थाना इलाके के ननौरा के पास स्थित कृष्णनगर दलित बस्ती की है। गांव में जमीन के एक हिस्से पर फिलहाल दलित परिवारों का हिस्सा है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामले की सुनवाई अधिकारियों के पास चल रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट और फायरिंग के बाद उनके घरों में आग लगा दी गई। एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7 बजे से ये सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को जलाया जा रहा है। शुरुआत में दावा किया गया कि 40-50 घर जलाए गए, लेकिन हमारे सर्वे में 21 घरों में ही आग लगाई गई थी। इसके अलावा इस घटना में किसी की मौत की सूचना सामने नहीं आई और न ही किसी की ऐसी बॉडी मिली है। पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था। बीते कल यानी बुधवार को मोदी कैबिनेट ने उस कमेटी के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। अब मुमकिन है कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में बिल लाया जाए और अगर बिल पास हो जाता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। इसके साथ और क्या-क्या बदल जाएगा जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल। पास हुआ तो 2029 में एक साथ होंगे चुनाव। लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे एक साथ। 100 दिनों के भीतर होंगे स्थानीय निकायों के चुनाव। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। दूसरे फेज 100 दिनों के भीतर होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे देश में एक चुनाव हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी ने लाल किला से अपने पहले संबोधन में जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वही कांग्रेस कह रही है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में यह प्रस्ताव दिया गया था सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो बाकी 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के भीतर दूसरा फेज होगा
जिसमें शहरी और ग्रामीण निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार का तूफानी तेज आ गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह है और विपक्ष के सवाल अपनी जगह। इसमें कोई शक नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसे कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात नहीं दी जा सके। कमेटी ने एक देश एक चुनाव रिपोर्ट तैयार करने के लिए 62 सियासी दलों से राय ली थी। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन और 15 ने विरोध और 15 ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। जेडीयू ने जहां बिल का समर्थन किया तो वही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने इस मामले में अपनी राय नहीं दी है। इतना ही नहीं, मायावती ने इसका समर्थन किया है। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। इसी खबर के साथ फिलहाल लेते एक छोटा सा वाणिज्यिक ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिलहाल लेबनान में ब्लास्ट दर ब्लास्ट वहां की नियति सी बन गई है। इन विस्फोटों ने पूरे लेबनान के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहां पहले पेजर विस्फोट हुआ, उसके बाद अब वॉकी टॉकी और सोलर पैनल फट रहे हैं। इजराइल की इस रणनीति ने पूरे लेबनान को परेशान करके रख दिया है। इन विस्फोटों ने लोगों को चिंताएं काफी बढ़ा दी है। आखिर लेबनान में कब रुकेगा ब्लास्ट? इजराइल से पंगा लेना पड़ा महंगा। पूरे देश में मचा कोहराम। हिजबुल्लाह चीफ की रणनीति विफल। लेबनान इन दिनों खौफ की गिरफ्त में है। बीते 2 दिनों से लगातार लेबनान में ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले धड़ाधड़ पेजर ब्लास्ट और अगले दिन वॉकी टॉकी और सोलर पैनल की सिस्टम में हुए ब्लास्ट से लोग दहल गए हैं। इन धमाकों में अब तक कुल 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों का आंकड़ा 4500 तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने 2022 में ही ऑपरेशन लेबनान की स्क्रिप्ट लिख दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में पिछले 2 दिनों में पेजर से लेकर वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में जो ब्लास्ट हुए हैं, इसके पीछे इजराइल का हाथ। रिपोर्ट में इजराइल के कुछ पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इजराइल शुरुआत से ही पूरी तरह से आश्वस्त था कि हिजबुल्लाह मोबाइल की जगह पेजर के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। इस थ्योरी को तब और मजबूती मिली जब पता चला कि लेबनान में जिन पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, उन्हें हंगरी की एक कंपनी ने ही हिजबुल्लाह के लिए तैयार किया था। इजराइल के पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया इस ऑपरेशन को इजराइल ने ही अंजाम दिया था और इसकी स्क्रिप्ट कुछ साल पहले ही लिख दी थी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह लंबे समय से हिजबुल्लाह लड़ाकों को टेलीफोन या इंटरनेट कॉलिंग के बजाय पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। उन्होंने सबसे पहले 2022 में सार्वजनिक तौर पर पेजर के इस्तेमाल की बात कही और इसी बयान के बाद इजराइल ने ऑपरेशन लेबनान का खाका तैयार कर दिया था। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। राजस्थान के धौलपुर शहर के जगदीश टॉकीज इलाके में होने वाले जल जमाव की समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने मचकुंड रोड की तरफ गहरा और बड़ा नाला बनाकर मचकुंड रोड पर कलवर्ट के जरिए जमा पानी को चंबल के भड़कों में निकालने की योजना बनाई है। इसे लेकर बुधवार दोपहर में खुद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीती प्रशासनिक अमले के साथ मचकुंड रोड पर पहुंचे। उन्होंने ड्रोन उड़ाकर जल जमाव देखा और उसके बाद ड्रोन के माध्यम से ही पानी को निकालने के लिए बहाव क्षेत्र को भी देखा। वहीं जेसीबी से बड़े और गहरी नाले बनाकर खुदाई की शुरुआत कर दी।
इसके बाद कलवर्ट के जरिए जमा पानी की निकासी चंबल नदी के भड़कों की तरफ की जाएगी ताकि लोगों को जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। इस दौरान धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। कलेक्टर में आके कलेक्टर साहब से मुलाकात की, पानी जो भर रहा है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया कि हमें जो पंप हाउस का जो निरस्त कर दिया गया उस पंप हाउस की मांग की है जो कि शनिदेव मंदिर पे बनना है जिससे कि पानी निकासी हो सके। और दूसरी जो टेंडर लग रहे हैं फर्जी तरीके से उसके बारे में डिस्कस किया हमने। ये कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि फर्जी तरीके से कोई टेंडर नहीं लगेगा, जो भी टेंडर फर्जी तरीके से लगेगा उसको निरस्त किया जाएगा। और जो भी नहरों पर अतिक्रमण हुआ है आश्वासन दिया है सर ने कि जल्दी उनको भी निस्तारण किया जाएगा और टेंडर नोटिस देने के बाद उनको तोड़ा जाएगा, जल्दी से जल्दी ये कार्य किया जाएगा। पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या को मद्देनजर लेकर असम के बरपेटा रोड में पुलिस ने रात में ड्रग्स के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। उक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार गुप्त रूप से मिली सूचना के आधार पर बरपेटा रोड पुलिस ने रात में अभियान चलाकर ड्रग्स भरा 2 साबुनदानी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बरपेटा रोड स्टेशन के 2 नंबर गेट पर ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के पास से ड्रग्स भर्ती साबुनदानी बरामद भी की। बरामद की गई ड्रग्स का वजन 20.31 ग्राम है। उक्त सरकार हाउली के हाला पाकुड़ी का अलकास अली बताया गया है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान की चाहत फिलहाल पूरी होते नहीं दिख रही है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस ने कहा है कि पाकिस्तान के आवेदन पर सदस्य देशों की आम सहमति नहीं बनी है। चीन शंघाई सहयोग संगठन की तरफ ब्रिक्स में भी दबाव बनाकर पाकिस्तान को शामिल करवाना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिशें भी नाकाम हो गई। अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। अपने इस दौरे में बुधवार को इस्लामाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान के आवेदन पर कोई आम सहमति नहीं बनी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रूस पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने का समर्थन करेगा। ओवरचुक ने कहा, हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने आवेदन किया है। ब्रिक्स और एससीओ के एक दूसरे का समर्थन करने वाले भाईचारे वाले संगठन है, लेकिन साथ ही इस तरह के फैसले लेने के लिए सभी सदस्यों की सहमति भी काफी आवश्यक है। हमने देखा है कि ब्रिक्स का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने का चीन समर्थन करता है। हालांकि पाकिस्तान उभरती अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में फिट नहीं बैठता, जो कि ब्रिक्स में शामिल होने का प्राथमिक मानदंड है। हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। पार्टी ने इस संकल्प पत्र नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि घोषणा पत्र चुनावी नहीं है, इसमें अग्निवीर के जवानों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र के 6 मुख्य बिंदु हैं। 1. महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। 2. IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। हर शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं की नौकरी देने की उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। 3. चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 26 फसलों की खरीद। 5. 2 लाख युवाओं को बिना पर्चे बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी। 6. 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टिपेंड। इस तरह भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए जो हरियाणा वासियों को लुभाने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ छात्रों ने अपना धर्म बदलने का मामला सामने आया है। यह मामला उत्तर प्रदेश मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी का है।
मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटे से एमबीबीएस सीट पाने के लिए 17 छात्रों ने फर्जी तरीके से दूसरे धर्म का प्रमाण पत्र पेश किया। जांच के बाद एमबीबीएस में एडमिशन पाने वाले 8 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया है, जबकि 9 छात्र अपनी सीट छोड़कर भाग गए। दरअसल सुभारती मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक संस्थान के अंतर्गत आता है। पहले चरण के काउंसलिंग में 22 सीटें अल्पसंख्यक कोटे के तहत थी। 17 छात्रों ने बौद्ध धर्म का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एमबीबीएस सीट हासिल कर ली थी। यूपी नीट यूजी 2026 का प्रथम चरण की काउंसलिंग के दौरान ये मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। इसके अलावा प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करने लेने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। मुंबई के बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर आई है। सलमान खान के परिवार को फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने डराने की कोशिश की है। दबंग खान के पिता सलीम खान को फिर से धमकी मिली। सलीम खान रोजाना की तरह 18 सितंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। जब वे बेंच पर बैठे हुए थे तभी गैलेक्सी की तरफ से वैन स्टैंड की तरफ स्कूटी पर एक आदमी जा रहा था। उसके पीछे बुर्का पहने एक महिला बैठी हुई थी। उसने यू टर्न लिया और सलीम खान के पास आकर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। स्कूटी का नंबर 7444 था। पुलिस उस स्कूटी वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। बताते चले कि सलमान खान अभी शहर में नहीं है। बीती रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी के बीच देखा गया था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गौरीगंज थाना क्षेत्र के सेठा के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार एक तेज रफ्तार सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में सवार यात्री गंगा स्नान कराकर लौट रहे थे। उक्त वाहन में 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार हुए थे। गाड़ी पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तथा आधे दर्जन घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोरिया जिला अमेठी। जिला अमेठी। क्या नाम है आपका? माता देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? दोरिया। बोल कहाँ के? गाजनपुर दोरिया। जिला सुल्तानपुर। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल मैं नंदिनी लेना चाहूंगी आपसे विदा। बने रहिए लगातार देश विदेश की ताजा खबरों के लिए प्रथम खबर हिंदी खबर में। धन्यवाद।